नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस में। आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट रूट का सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें हम माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं माइनर की। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम किसी आई रो और जे कॉलम का माइनर निकाल रहे हैं, तो उस आई रो और जे कॉलम को डिलीट करके रिमेनिंग एंट्रीज की जो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो उस आई रो और जे कॉलम का माइनर कहलाता है। यानी कि अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें, तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्रीज हमें कुछ इस तरीके से गिवन है। तो मान लीजिए अगर हमें इसमें माइनर निकालना है ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, माइनर को हम एम से डिनोट करते हैं ऑफ आई रो एंड जे कॉलम। तो जैसे मान लीजिए अब अगर हम इस क्वेश्चन में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद जो एंट्रीज हमें मिलेगी उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वही हमारा माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करके जो रिमेनिंग एंट्री बचती है वो 4 है, और 4 का डिटर्मिनेंट 4 ही आएगा। इसी तरीके से अगर हम माइनर निकालें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, तो इस केस में हमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करना है, और जो वैल्यू हमें मिलेगी डिटर्मिनेंट वैल्यू वो होगी 3। इसी तरीके से अगर हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें तो वैल्यू मिलेगी 2, और सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 1। तो इस तरीके से हम हमारे माइनस को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा कोफैक्टर। कोफैक्टर अगर हम किसी भी आई रो और जे कॉलम का कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो वो इस तरीके से डिफाइन होता है, यानी कि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है जिससे हमारा कोफैक्टर्स हर रो और कॉलम पे निकाले जा सके। जैसे इस केस में अगर हम कोफैक्टर निकालना चाहते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, तो ये इस तरीके से आता है कि यहाँ पे हम पहले -1 लेंगे, और जिस रो और कॉलम का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उस रो और कॉलम का सम इसकी पावर में लिखा जाता है, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनर ऑफ दैट रो एंड दैट कॉलम, यानी यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब इसके बाद क्या होगा कि -1 की पावर जो 2 है, इसका मतलब हमें -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो -1 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 1, और जो माइनर था फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का वो था 4। तो ये मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू हमें मिलेगी वो बेसिकली आएगी 4। इसी तरीके से सिमिलरली हम कोफैक्टर निकालेंगे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो इस केस में -1 पावर में 1+2 और इंटू में माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे ये -1 का क्यूब होगा, -1 का क्यूब जो है वो -1 आता है। इसी तरीके से माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, तो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू हमें मिलेगी -3। नेक्स्ट जो है वो है कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे भी -1 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम पावर में ऐड हो जाएंगे, और इंटू माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये भी हमारा -1 का क्यूब आएगा। -1 का क्यूब जो है वो सॉल्व करने पे -1 मिलेगा, और ये वैल्यू 2। तो ये फाइनली हमारी जो वैल्यू है -2 आएगी। और लास्ट जो हमारा कोफैक्टर है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये इस तरीके से आएगा, और -2 में माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। -1 की पावर 4 हमारा 1 हो जाता है, इंटू माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये वैल्यू मिलती है 1। तो इस तरीके से हम हमारा कोफैक्टर निकालते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। कोफैक्टर को हम समराइज फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कोफैक्टर जो है वो वही माइनर, अगर हम किसी आई रो और जे कॉलम का कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो उसका माइनर जो है आई रो जे कॉलम का वो सेम ही होगा जब तक आई प्लस जे जो पावर में है वो इवन हो। यानी जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है। 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, ये भी एक इवन नंबर है। तो क्योंकि अब ये दोनों इवन हैं तो इसलिए इसके जो कोफैक्टर्स आएंगे वो सेम वही होंगे जो कि इनके माइनस थे। तो ये हमारी इसमें पहली बात में बताया गया है। दूसरी बात ये कहता है कि अगर मान लीजिए आई प्लस जे अगर हमारा ऑड आ जाता है, तो ऑड आने पे वो माइनर जो है उसका सिंबल चेंज कर दिया जाएगा। जैसे ये 1+2 2+1 ये 3 आता है, और 3 एक ऑड नंबर है, तो कोफैक्टर्स में क्या होगा कि अगर ये प्लस का 3 है तो -3 में चेंज हो जाएगा, और अगर -2 है तो +2 में चेंज हो जाएगा। तो उसके सिंबल्स को चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम माइनस और कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करना सीखते हैं। अब हम एक 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में देखते हैं कि माइनस और कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है
जिसकी एंट्रीज कुछ इस तरीके से गिवन है 0, तो अगर हम इसके कोफैक्टर्स निकालें डायरेक्टली तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो कोफैक्टर होगा, अब क्योंकि यहाँ 1 और 1 इवन है हो जाएगा ऐड करने पे, तो हम इसका डायरेक्ट माइनर निकालते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हम डिलीट कर दें तो रिमेनिंग जो एंट्रीज हैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट करने पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0, -4, तो इस केस में जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी -4। इसी तरीके से अगर हम इसका को फैक्टर निकाल लें फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, अब क्योंकि 1 और 2 का जो सम है वो 3 आता है जो कि एक ऑड नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले ही जो माइनर है वो माइनस में आएगा, मतलब उसकी वैल्यू सिंबल चेंज हो जाएगी, इसलिए हम माइनस लगाते हैं। अब अगर हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करें तो रिमेनिंग एंट्रीज की अगर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें तो -1 इंटू -6 हमारा 6 आएगा और ये 4 आएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी -2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का कोफैक्टर निकालें तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दें तो -1, 1, तो ये हमारा -1 आ जाता है। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम निकालेंगे तो यहाँ पे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करने पे जो एंट्रीज हमें मिलेगी 2, 1, 3 एंड -6, तो इसे मल्टीप्लाई करने पे -12, -3, तो ये हमारा प्लस का 15 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसका कोफैक्टर निकालें और सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो अगर हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दें तो जो एंट्रीज हमें मिलेंगी वो होगी 0, 1, 3 एंड -6। तो इसे माइनस ये 0, -3, तो इसकी वैल्यू हमें -3 मिलेगी। को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, हमें ध्यान ये रखना है कि ये सेकेंड रो और कॉलम का जो सम है वो इवन है या ऑड है। इवन है तो डायरेक्ट माइनर होगा, ऑड है तो यहाँ पहले माइनस का सिंबल लगा दिया जाता है। अब अगर हम इसकी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करें तो जो एंट्रीज हमें रिमेनिंग मिलती है वो 0, 1, 2 एंड 1। अब इसकी अगर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें तो 0, -2, तो इक्वल टू +2 आ जाएगा। और लास्ट में अगर हम थर्ड रो के कोफैक्टर्स निकालें तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो अगर हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें तो रिमेनिंग एंट्रीज हमें मिलेंगी 2, 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 8 -0, तो ये हमारी इसकी कोफैक्टर की वैल्यू है। सिमिलरली थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम जो है वो ऑड आता है, तो पहले हम माइनस सिंबल लगाएंगे, फिर थर्ड रो और सेकंड कॉलम डिलीट करने पे जो एंट्रीज हमें मिलेंगी वो ये है, और इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो आएगी -3। और फाइनली थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करने पे एंट्रीज हमें मिलेंगी ये। तो इस तरीके से हम हमारे डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं माइनर की हेल्प से। तो ये हमारे थर्ड रो थर्ड कॉलम में कोफैक्टर्स निकलते हैं। इसमें कुछ नोट देने वाली बात यह है कि नोट नंबर 1 कि अगर हम किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग रो, यानी अगर मान लीजिए अगर हम फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उसका जो प्रोडक्ट और सम कर दें उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, तो हमें इस बी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि अगर मेरे को इस बी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए तो को एलिमेंट ऑफ, मान लीजिए अगर मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ तो रो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इंटू में को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट इंटू में को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, एंड सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के को फैक्टर के साथ। इस तरीके से हम रो 2 के एलिमेंट्स रो 2 के को फैक्टर के साथ, रो 3 के एलिमेंट्स रो 3 के को फैक्टर के साथ अगर इस तरीके से प्रोडक्ट एंड सम करेंगे तो हमें उस मैट्रिक्स बी की डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर हमने
रो वन को अगर किसी और कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करा, जैसे मतलब मान लीजिए रो वन के एलिमेंट अगर मैंने रो टू के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें या रो थ्री से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो उस केस में जो उसकी वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। यानी कि अगर मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर के साथ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। तो ये दो बातें इसमें ध्यान रखने वाली याद बातें हैं। इसको आप खुद सेल्फ वेरीफाई करें, कोफैक्टर्स निकाल के प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। धन्यवाद।